नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो प्रश्न आए थे उस प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, 8 नवंबर 2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पार्ट 1 में हमारा जो सब टॉपिक होगा सामान्य ज्ञान के पुराने प्रश्न पत्रों की संपूर्ण व्याख्यात्मक हल हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग ये जान लें कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल दो तरीके के लेखपाल की परीक्षा हुई थी। दोनों के पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल थे? सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य विकास या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिंदु। चकबंदी लेखपाल की यदि हम बात करें तो इसमें प्रश्नों की संख्या प्रत्येक सब्जेक्ट से 40-40 थी, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास से। राजस्व लेखपाल में प्रश्नों की संख्या 25-25 थी। तो इस तरह से हमने देखा कि विषय तो सेम है राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों में, लेकिन प्रश्नों की संख्या चकबंदी लेखपाल में 40 और राजस्व लेखपाल में 25 हो गई है प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चकबंदी लेखपाल के सामान्य ज्ञान प्रश्न पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इनके प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ और साफ कर दे रहा हूँ कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न में जो उस समय के करेंट के प्रश्न थे उसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उस समय के करंट के प्रश्न आज हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि महात्मा चाणक्य ने कहा था कि यदि आप स्वयं को जान रहे हैं और शत्रु को जान रहे हैं तो 100 युद्धों के परिणाम से भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप स्वयं को जान रहे हैं और शत्रु को नहीं जान रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। लेकिन न तो आप स्वयं को जान रहे हैं न शत्रु को जान रहे हैं तो निश्चित रूप से एक ही युद्ध, पहला युद्ध ही आपके लिए घातक विनाशक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, एक विद्यार्थी के लिए यह जरूरी है कि एग्जाम की प्रकृति, अपना पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र और प्रश्नों की प्रकृति ये जानते हुए वो अपनी तैयारी को देखे। तो आप अपनी तैयारी को आजमाएं। प्रश्न मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब हम लोग बात करेंगे कि 8 नवंबर 2015 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था उसमें सामान्य ज्ञान के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर होना होगा कि जो करेंट के क्वेश्चन थे, जो 2015 में करेंट के क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में नहीं शामिल किए गए हैं, क्योंकि 2015 में जो करेंट था आज हमारे लिए वो अतीत हो चुका है, वो अप्रासंगिक हो चुका है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे सामने हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप भी आकर के अपनी तैयारियों को, आप स्वयं को जानें कि आप खुद को कितना जान रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है और विषय की गहराई हम बता रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आ जाइए और हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एडमिरल कप किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन को याद करने के साथ साथ थोड़ा सा अपने दिमाग को भी हमें ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तत्कालिक बुद्धि क्या कहती है कि यहाँ ऑप्शन दिया है मुक्केबाजी, स्क्वैश, बिलियर्ड्स और नौकायन। एडमिरल शब्द अधिकतर नेविगेशन में प्रयोग होता है, नौसेना के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होता है। भाई, किसी अधिकारी को जब भी हम लोग बुलाते हैं तो एडमिरल वगैरह का शब्द, बेसिकली इस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? नेविगेशन में, नौकायन में। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे होगा? नौकायन से। इसका मतलब यह है कि जो प्रश्न है, प्रश्न की जो प्रकृति है उसको यदि ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो हमें इंडिकेट करती है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर भी हम लोग ले लें कि एडमिरल कप, अमेरिका कप और वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन से संबंधित है। हम लोगों ने ऑप्शन में देखा कि एडमिरल कप ऑप्शन था 4, उसमें नौकायन था। तो यहाँ एडमिरल कप नौकायन से तो संबंधित है, लेकिन एडमिरल कप के अलावा अमेरिकन कप और वेलिंगटन ट्रॉफी भी नौकायन से संबंधित है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के कौन से, चूंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आप लोग देखते हैं तो देखिए एक प्रश्न, यहाँ प्रश्न की प्रकृति क्या है कि राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में आप जान रहे हैं, लेकिन अप टू डेट कितना है और आपकी समझ कितनी है? तो सीधा सा प्रश्न यह है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें उत्तर दें। देखिए, यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारत के
जो राष्ट्रपति हुए एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और यदि इनका कार्यकाल पूछ दे तो 1977 से लेकर के 1982 तक का इनका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 3, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर लेते हैं। तो प्रोफेसर जेके मेहता ने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं, सूर्य का दीप्तिमान आमुख, जो सूर्य का आमुख हमें दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? सीधा सा क्वेश्चन कि सूर्य को यदि आप जान रहे हैं, सूर्य का इनर स्ट्रक्चर आपको पता है, सूर्य के बारे में आप जान रहे हैं, ये जो भाग हमें दिखाई देता है दीप्तिमान आमुख से तात्पर्य यह है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीधा सा क्वेश्चन। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग, जो हमें दिखाई देता है दृश्यमान जो चीजें हैं, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी सही है। क्यों होता है? तो सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को फोटान के प्रभुत्व के कारण उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त और कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? नदियों को हम लोग देखें तो एक नदी यदि इधर नर्मदा की तरफ जाती है तो दूसरी नदी यही अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके यहाँ आती है। मैं आपको हिंट देता हूँ, और ये नदी ऐसे आकर के यहाँ मिलती है पटना के पास, और इस मुख्य नदी में ये यमुना नदी, ये गंगा नदी हमारी है। यमुना नदी आकर के यहाँ प्रयागराज के निकट मिलती है। और यहाँ प्रश्न ये है कि ये नर्मदा यदि पश्चिम की ओर जा रही है अरब सागर में, तो कौन सी नर्मदा के अलावा और कौन सी नदी है जो यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? यहाँ तक मैंने आपको हिंट दिया। अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि सोन नदी निकलती है। आंसर होगा डी। जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक पठार के समीप से है, और यह 1000 वर्ष पूर्व पटना के समीप गंगा से मिलती थी, लेकिन अब जो है पटना से पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है, इसलिए पटना से थोड़ा सा पश्चिम ये मिलती है। ये गंगा की सहायक नदी भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कब अग्नि की ज्वलनशीलता नहीं हो पाती है? अग्नि है तो इसमें ज्वलनशीलता तो होगी, लेकिन उसकी ज्वलनशीलता कब नहीं हो पाती है? अग्नि की ज्वलनशीलता कब नहीं हो पाती है? ऑप्शन है हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, और हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन को देख लें कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। मतलब अग्नि है तो ज्वलनशील है, लेकिन उसकी ज्वलनशीलता कब नहीं हो पाती है? ऑप्शन दिया है हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, और हवा में यदि ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम हो तो क्या अग्नि ज्वलनशील होगी? उत्तर आप लोग हमें बताएं। उत्तर हम लोग देखते चलें कि हवा में यदि ऑक्सीजन 15% से कम हो तो अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि ब्रिटिश शासन को, आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, इसका मतलब कि अब हमारे सिलेबस में आधुनिक भारत भी शामिल है, कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से सहायता ली? तो इनमें से किसने का अर्थ क्या हुआ? कौन कौन है? तो संभाजी, हैदर अली, शिवाजी और टीपू सुल्तान। शिवाजी का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, संभाजी का कार्यकाल, हैदर अली और टीपू सुल्तान। देखिए यहाँ पर है क्या कि यहाँ जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे इन शासक के कार्य और इनके कार्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हमें पता होने चाहिए। तो जैसा कि हम लोग एंग्लो मैसूर युद्ध को पढ़ते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ते हैं, और हैदर अली और टीपू सुल्तान का उत्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं इसमें, तो हमें एक लाइन आती है कि टीपू सुल्तान अपने पिता की तरह बहादुर था और कूटनीतिज्ञ भी था, लेकिन वो हैदर अली की तरह दूरदर्शी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ टीपू सुल्तान
ब्रिटिश शासन के खिलाफ, चूंकि हैदर अली के साथ ही दुश्मनी थी और ब्रिटिशों की, तो टीपू सुल्तान ब्रिटिशों से जो शत्रुता थी, इसके कारण ब्रिटिशों की शत्रुता फ्रांसीसियों के साथ भी थी, पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था। तो टीपू सुल्तान ने अपने आस पड़ोस के मित्रों से, मराठों और निजाम से सहयोग न लेकर के फ्रांसीसियों से मैत्री किया और इस मैत्री के परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों पर ही डिपेंड रहा कि वो आएंगे, हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ सीधा सा प्रश्न जो पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, तो आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान। आंसर डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के विषय में एक चीज और प्रसिद्ध है कि यह फ्रांसीसियों में उस समय जब फ्रांस में भी क्रांति हो रही थी, जैकोबिन क्लब फ्रांस में बनाया गया था, तो इसने भी फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की और इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए इसने नेपोलियन से सहायता मांगी थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्य प्रकाश, प्रकाश को यदि हम लोग देखते हैं, प्रिज्म पे हम लोग देखते हैं तो उसका एक फार्मूला हम लोगों को सिंपल सा फार्मूला आता है, बैनी। लेकिन सॉरी, इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन क्या है। लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश और पीला प्रकाश। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश में, हरा प्रकाश में, नीला प्रकाश में या पीला प्रकाश में। यहाँ देखिए दो चीजें हैं। यहाँ कभी कभी लोग इसको लाल प्रकाश से जोड़ करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोहरा ज्यादा होता है तो कोहरे में हमें लाल प्रकाश ही दिखाई देता है, तो लाल प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को हम नहीं देखेंगे। यहां हमको क्वेश्चन ये समझना है कि सर्वाधिक ऊर्जा का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें इस पर बात करनी है कि सर्वाधिक ऊर्जा किसमें है। तो ऊर्जा के हिसाब से यदि देखा जाए तो ऊर्जा को घटते क्रम में और वही क्रम में लिखा गया है VIBGYOR, बैनी या पिनाला। यानी कि अब ऑप्शन को एक बार फिर से देख लें कि लाल, हरा, नीला और पीला, तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? और वही क्रम में हम लोग देखते हैं तो बैगनी, आसमानी और नीला, पीला, नारंगी, लाल और लाल में सबसे कम ऊर्जा होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ऑप्शन क्या था? लाल, हरा, पीला और नीला। तो ऊर्जा का जो घटते क्रम है वो बैगनी हमारे ऑप्शन में नहीं था, इसलिए बैगनी नहीं होगा। आसमानी हमारे ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आसमानी नहीं होगा। लेकिन बाकी के जो रंग हैं उसमें नीला, अतः हमारा ऑप्शन बी कि नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जबकि लाल प्रकाश में सर्वाधिक कम ऊर्जा होती है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, नीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ऑप्शन दिया है हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद, प्रयागराज इसको कहिए, लोकनाथ इलाहाबाद और लोखंडवाला। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? आंसर हम लोग देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हमारे हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक निधि है। खैर अब तो जब व्यक्ति का व्यक्तित्व विस्तारित होता है तो पूरे मानवता की संपत्ति हो जाते हैं, लेकिन निधि हमारे लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि बधाई कौन सी विधा है? ऑप्शन दिया है बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि बुंदेलखंड का लोक संगीत और लोक नृत्य दोनों है। और ऑप्शन डी दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग बताएं। हम एक सेकंड के लिए यहाँ रुकेंगे, आपके आंसर का इंतजार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें कि बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, या दोनों? बुंदेलखंड का लोक संगीत और लोक नृत्य दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है कि बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत और लोक नृत्य दोनों है, जो शुभ अवसरों पर गाया और बजाया जाता है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? देखिए, एक समय था जब धीरू भाई अंबानी ने एक नारा दिया था कि सबका सपना है अपना, और 500 रुपये में उन्होंने मोबाइल लॉन्च किया। आगे बढ़कर के उनके सुपुत्र महोदय ने क्या काम किया कि जब डेटा और इंटरनेट से कनेक्टिविटी लोगों की बहुत दूर दूर तक थी, उन्होंने कहा कि 1.5 GB डाटा फ्री, उन्होंने पूर्ति किया। पहले समाज में उन्होंने पूर्ति किया, और पूर्ति के बाद आज के डेट में वो स्वयं मांग पैदा कर चुकी है, जो पूर्ति आपूर्ति थी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक को हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए किन्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबर्टसन, ऑप्शन डी जेबी से। अभी जो कहानी सुना इसका मतलब यह नहीं कि अंबानी ने किया था, तो अंबानी का नाम इसमें नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। ऑप्शन ए किन्स, रॉबर्टसन, सी ऑप्शन, बी मार्शल और डी जेबी से। तो सही आंसर इनका होगा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। सही ऑप्शन होगा जेबी से। ठीक है, व्याख्या में इसके एकदम सटीक वही चीज लिखी गई है जो अभी एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि यह नियम वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? अब आत्मकथा से हम लोग आते हैं। आत्मकथा से क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन बाजार पर आधारित था। अब ये जो क्वेश्चन है वो आत्मकथा से रिलेटेड है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन दिया है सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लालकृष्ण आडवाणी, सुचिता कृपलानी। मुझे भरोसा है कि आप लोग इसका जवाब लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए सुचित्रा सेन, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी लालकृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो ये रचना है ऑप्शन सी, लालकृष्ण आडवाणी ने इसकी रचना की। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा? डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी ने, लालकृष्ण आडवाणी की यह रचना है। और ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप लोग भी साथ साथ चले, बड़ा मजा आएगा। इससे आपको भी अपनी तैयारियों को जज करने का मौका मिल जाएगा। क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आ जाएगी। हम लोग व्यापक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, तो आपका साथ चलना मुझे भी उत्साहित करेगा। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थे? देखिए, बड़ा सटीक क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। मतलब यहां तो पार्टी का ही गठबंधन हो गया कि एक पार्टी का मुख्यमंत्री है और दूसरी जो विपक्ष में विरोधी पार्टी है उसके अध्यक्ष से विवाहित। बड़ा सटीक क्वेश्चन है। ऑप्शन हम लोग देख ले, ऑप्शन क्या क्या है? तो जयललिता, सुचिता कृपलानी, ऑप्शन ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ही दिया हुआ है कि जयललिता और सुचिता कृपलानी। तो इन दोनों में से क्या दोनों के दोनों अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थे, या दोनों में से कोई नहीं था? इसका मतलब यह है कि इसी में से हमें ढूंढना है। आंसर हम लोग देखेंगे, एक प्रसिद्ध भारतीय नेता हुए जेबी कृपलानी, नाम हम लोगों ने सुना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुचिता कृपलानी ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी से विवाहित थी। ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जवाब देते चलिए। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये केवल पर्टिकुलर एक ही एग्जाम के लिए है, ये सबके काम के लिए है। क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति युद्ध छोटा हो या बड़ा हो, युद्ध युद्ध ही होता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं ये हमें अपनी तैयारियों को जज करने का अवसर जो डिकोड एग्जाम ने दिया है, इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, भागीदारी करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर हमें देते जाएं, बड़ा सहयोग मिलता है इससे। आपका भी उत्साहवर्धन होगा, हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैगी नूडल्स बड़ा प्रसिद्ध आइटम आधुनिक समय में, आधुनिक समय का सबसे सुप्रसिद्ध खाद्य पदार्थ मैगी नूडल। लेकिन अफसोस हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया प्रश्नानुसार कि मैगी नूडल्स
जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? देखिए इसमें तीन चीजें हैं, प्रश्न में ही तीन चीजें हैं। क्या है कि भारत में इसे प्रतिबंधित किया गया, किसको? मैगी नूडल्स को। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि मैगी नूडल्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति हुई वो कब? 1860 में ये प्रचलित हुआ। तो जब 1860 में प्रचलित हुआ तो ये कहाँ प्रचलित हुआ? ऑप्शन दिया है ग्रेट ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। देखिए यहाँ चीन कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इस तरीके का जो भी आइटम होता है हम लोग उसको अक्सर चाइनीज आइटम या फूड कॉर्नर के नाम से जानते हैं और वही हम लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ जान करके हमें हैरानी होगी। इसका आंसर जरा आप लोग हमें बता दें। मैं रुकता हूं। थैंक यू। इसका आंसर है आंसर डी, स्विट्जरलैंड। मैगी नूडल्स जिन्हें भारत में प्रतिबंधित किया गया, सर्वप्रथम 1860 के दशक में स्विट्जरलैंड में यह प्रचलित हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की अन्य भाषाओं के, भारत में कई भाषाएं, भारत की कई भाषाएं और उन भाषाओं के एक जो शब्द है, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे गजन, वादिया, अदी जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? जैसे हम लोग प्रणाम नमस्कार इस तरीके से करते हैं ना, तो प्रणाम नमस्कार का पर्यायवाची या प्रणाम नमस्कार जैसे अन्य शब्द अन्य भाषाओं में भी होंगे। तो यहां सीधे सीधे उसी से रिलेट किया। यहां अब हम लोग आ गए भाषा पे। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, भाषाओं से रिलेटेड। भाषा में क्या है कि गजन, वादिया, आदि जोहर जैसे जो शिष्टाचार के शब्द हैं, इसका क्या अर्थ है? तो अर्थ अब दे रहा है ऑप्शन पहले बधाई हो, ऑप्शन बी फिर मिलेंगे। लोग कहते हैं ना बाय बाय फिर मिलेंगे, कहते हैं ना। तीसरा सी धन्यवाद, चौथा तकलीफ के लिए माफी, क्षमा करिए, एक्सक्यूज मी। तो यहां ये चार ऑप्शन दिए गए, बधाई हो, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, तकलीफ की माफी। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो अर्थ होता है वो होता है धन्यवाद, थैंक यू। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पाकिस्तान जब भी मूड में आता है तो भारत से ही लड़ता है और लड़ाई वो शुरू करता है, खत्म हमारी भारतीय सशस्त्र सेना करती है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? लड़ाई तो युद्ध तो शुरू ही किया है। और ऑप्शन दिया है इसमें 1947, 1965, 1962 और 1971। देखिए यहाँ पर क्या है कि 1947 में भी कबायली हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा। भारत 1962 का भी युद्ध लड़ा है, भारत 1971 का भी युद्ध लड़ा है, बांग्लादेश का विभाजन इसी समय हुआ, भारत 1965 का भी युद्ध लड़ा है। तो ये चारों जो डेट दिए गए हैं, चारों जो वर्ष बताए गए हैं, इसमें भारत ने युद्ध तो किया है और इसमें अधिकतर पाकिस्तान से ही किया है। लेकिन हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो उत्तर सही है इसका 1965, आंसर सी। मुझे लगता था कि आप भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई 1965 में हुई और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले धरती पुत्र लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनकी ताशकंद उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौते के बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारत ने अपना एक बेटा खो दिया। नागार्जुन कौन थे? बड़ा सटीक प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? अब जबकि उत्तर पट्टी में दक्षिण भारत के फिल्मों का बोलबाला हो गया, मुझे लगता है कि इनसे भी कुछ चीज़ सीखना चाहिए। तो उसका एक हीरो नागार्जुन, वो उससे तात्पर्य नहीं है। यहाँ दक्षिण भारत के फिल्मों से यहाँ फिल्मों से नहीं पूछा जा रहा है। क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि जैसे ही हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। ऑप्शन ए दिया है कि यूनानी शासक था, असंभव है, नागार्जुन यूनान का शासक हो नहीं सकता। एक वैदिक ऋषि था, तो हमें यह देखना होगा कि वैदिक सभ्यता का प्रसार विंध्य पर्वत श्रृंखला के उस पार नहीं था, इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता। एक जैन भिक्षु था, एक बौद्ध दार्शनिक था। इन दोनों में से एक आंसर होगा, या तो जैन भिक्षु होगा या बौद्ध दार्शनिक होगा। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत में नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक के रूप में काफी प्रसिद्ध थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के एक संप्रदाय, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, हीनयान और महायान, और ये
बौद्ध धर्म के एक संप्रदाय महायान की स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? हम लोग देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर देंगे। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। यहाँ निश्चित रूप से मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था, तो औरंगजेब को भी पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला होगा। शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष था, तो शाहजहां को भी पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला होगा। बहादुर शाह जफर भी स्थापित थे, इनको भी पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला होगा। लेकिन अकबर के समय की परिस्थितियां, जब अकबर पैदा हुआ, पैदा कहीं और होता है, पिताजी कहीं और हैं। अकबर अमरकोट में पैदा होता है और इसके पिताजी ईरान में हैं, हुमायूं ईरान में है और वो उधर सेनाओं को संगठित कर रहे हैं अपने राज्य के लिए। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अकबर ऐसा शासक जो अनपढ़ था और जिसने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वर्षों पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? देखिए ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और मालदीव। 4 ऑप्शन दिया है। हमें समझना होगा कि राष्ट्रगान कब बदला जाएगा। जब शासन की प्रकृति बदल जाएगी, सरकार की जब प्रकृति बदल जाएगी तो राष्ट्रगान भी बदल लिया जाएगा। तो यहाँ बांग्लादेश में शासन की प्रकृति नहीं बदली, अफगानिस्तान में शासन की प्रकृति नहीं बदली, मालदीव में भी नहीं बदली, लेकिन बदलाव कहाँ हुआ? नेपाल में। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नेपाल का राष्ट्रीय गान बदल गया होगा। और अब जो राष्ट्रीय गान है उसको भी हम लोग देख लें कि हम सैकड़ों फूल हैं, जय 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 नेपाल है। ये नेपाल का राष्ट्रगान है और इसके बोल लिखे हैं प्रदीप कुमार राय और इसकी घोषणा 2007 में हुई। और इसकी घोषणा किसने की? सुभाष चंद्र नेमवांग ने इसकी घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? सीधा सा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन से आपका जुड़ा हुआ, 1857 के क्रांति से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आज़ादी का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो अब इसको जरा हम लोग ऑप्शन को देख लें। ऑप्शन ढूंढने में आप भी हमारी मदद करें कि अमृतसर, झांसी, इलाहाबाद और मेरठ। हमें याद रखना होगा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का जो विस्तार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार था बंबई, मद्रास और बंगाल। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में उत्तर भारत के और दिल्ली के आसपास के चीज़ों को देखने के लिए जो हमारे पास छावनी थी, वो छावनी कहाँ थी? मेरठ में। चूँकि झांसी भी स्वतंत्र था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में हम लोगों ने देखा। इलाहाबाद केवल दीवानी मिली थी। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अमृतसर तो हो नहीं सकता, सही है। तो कहीं ना कहीं ये विक्टोरिया पार्क जो है इन्हीं दोनों तीनों ऑप्शन में टहल रहा है, 2 ऑप्शन में। तो अब इसका आंसर हम लोग देख लें तो आंसर होगा डी, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब हम जंगे आज़ादी, जहां से आज़ादी के जंग का ऐलान किया गया मेरठ में, और इसी ऐलान के बाद इसको जंगे आज़ादी पार्क कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से इसका सबसे बड़ा कारण यही था। तो विक्टोरिया पार्क का नाम बदल करके अब जंगे आज़ादी पार्क कर दिया गया है और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ राज्य में स्थित है। लेकिन विक्टोरिया नाम से अन्य चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख लें तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है, बहादुर शाह पार्क बांग्लादेश में स्थित है। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 कांच के गिलास। अक्सर इस तरीके की समस्या होती है कि 2 कांच के गिलास यदि एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उन्हें अलग कैसे किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन है कि देखिए कथन दिया है, कथन के बाद प्रश्न दिया है। कथन क्या है कि 2 कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपक गए। आपके सामने कथन दिया गया कि ये 2 कांच के गिलास हैं, दोनों एक दूसरे से चिपक गए, एक दूसरे में रखा गया, चिपक गए। ठीक है, तो इनको अलग कैसे करेंगे? ऑप्शन दिया है अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, और एक उपाय जो अमूमन गांव में होता है या सब प्रायः घरों में होता है कि जोरों से पीटकर, खूब जोर से पीट रहे हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? एक बार फिर मैं ऑप्शन पढ़ता हूं कि अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर और जोरों से पीटकर। इसका सही ऑप्शन होगा सी, कि बाहरी गिलास को गर्म पानी में यदि डाला जाए तो कांच के दोनों गिलास अलग अलग
हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और आप इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप कमेंट के माध्यम से स्वयं को चेक करते रहें, हमें हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे भारत में, जहांगीर का शासनकाल था। तो जहांगीर से ये कहाँ मिले, ऑप्शन दिया है आगरा, इलाहाबाद, झांसी और अजमेर। तो चूंकि आगरा को आप ऑप्शन में रख सकते हैं। देखिए कितना कंफ्यूज कर रहा है, पूछ रहा है कि थॉमस रो से मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। चूंकि आगरा और दिल्ली तो कमोबेश उस समय राजधानी का काम करती थी मुगल सम्राट की, तो यहां जब किले से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है तो झांसी के किले में तो शाहजहां आ नहीं सकता। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, अजमेर के किले में 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस से अपने राज दरबार में मिला था। क्योंकि हम लोग पढ़ते भी हैं तो यह कहा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। कौन सा देश यूरेनियम का भंडार पूरे विश्व में किस देश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन दिया है कनाडा, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इसका ऑप्शन मैं 2 मिनट रुक करके बताऊंगा। ऑप्शन मैंने बता दिया, सही आंसर इसका 2 मिनट रुक करके मैं बताऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है। भंडार तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती। यमुना नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती। इसको थोड़ा सा उलट करके देखें कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं। जो नदी यमुना नदी में मिलेगी वो यमुना की सहायक होगी, तो कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है। तो एक डायग्राम हम बनाते हैं। यह गंगा नदी प्रयागराज में आकर के यमुना मिल रही है, केन, बेतवा, चंबल ये आकर के यमुना नदी में मिल रही है, और यहाँ पटना के समीप अमरकंटक की पहाड़ी से निकली एक नदी, ये नदी नर्मदा, और ये जो नदी है जो पटना के समीप जाकर के मिलती है इसको सोन नदी हम कहते हैं। तो यमुना नदी, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें से ये जानना चाहता है कि आपको यमुना की सहायक नदियों के विषय में जानकारी है कि नहीं है। तो चंबल, केन और बेतवा यमुना में तो आकर के मिल रही है, लेकिन सोन नदी किस में जाकर के मिल रही है, गंगा नदी में जाकर के मिल रही है। तो इसका अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी कि सोन नदी यमुना में नहीं मिलती बल्कि सोन नदी गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है। यानी कि कौन कौन से प्रदेश हैं जिनका संयुक्त प्रयास का परिणाम है गंडक परियोजना। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। हमें ये इसका आंसर बिल्कुल सीधा आंसर है। जैसे ही गंडक नदी का प्रवाह अपवाह क्षेत्र हमको पता होगा इसका आंसर मिल जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग इसी में आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में तो गंडक है लेकिन हरियाणा में नहीं है, काफी पीछे है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के इधर पश्चिम आ जाएगा, ठीक है, जहां से गंगा नदी का उद्गम है, और चूंकि गंडक आकर के गंगा नदी में मिल रही है तो उत्तराखंड भी गायब। मध्य प्रदेश काफी दूरी हो जा रही है उत्तर प्रदेश से, तो अब ऑप्शन बी केवल बच रहा है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितने सही हैं, आइए देखते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसका कुल लाभ वर्ष 1959 के समझौता के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। इसका कुछ लाभ जो है नेपाल को भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि 1959 में जो समझौता हुआ था, इस समझौते के आधार पर गंडक सिंचाई परियोजना का कुछ लाभ नेपाल को भी जाता है। इसका मतलब यह है कि नेपाल भी गंडक सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है। किसके अनुसार, 2-3 क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल रहा है। किसके अनुसार, 1959 के अनुसार। और क्या क्या है इसमें, तो इसमें 4 नहरें तथा 1 सत्यगृह नेपाल को उपहार में दिया गया है। गंडक सिंचाई परियोजना से 4 नहरें और 1 शक्तिगृह किसको दिया गया, नेपाल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? जमीन की पैमाइश, भू की पैमाइश किस शासन ने शुरू की? आंसर दिया है बहादुर शाह, शाहजहां, शेर शाह, अकबर। मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह, शाहजहां के समय में भू की पैमाइश थी। राजा टोडरमल, तो राजा टोडरमल किसके राज दरबार में थे? राजस्व अधिकारी अकबर के। और शेर शाह को अकबर का अग्रदूत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यस, ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी, सूर वंश का संस्थापक। इसने सबसे पहले भूमि के पैमाइश की व्यवस्था की। जब ये सासाराम का, सहसराम जागीर का जागीरदार प्रबंधक हुआ करता था अपने पिता की जागीर का, तो उस समय इसने सिकंदरी गज का प्रयोग शुरू किया था। उस समय इसने भूमि की पैमाइश कराई। जब ये दिल्ली का बादशाह बना तो ऑथेंटिक रूप से इसने एक सिकंदरी गज का प्रयोग किया जो 32 अंकों का होता था, और इसने भू पैमाइश के लिए सन की डंडी का एक मात्रक का प्रयोग किया, और इसने स्पष्ट किया कि किसानों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाए। ठीक, तो यहां भू पैमाइश की जो व्यवस्था भारत में शुरू हुई ऑप्शन के अनुसार, उसमें शेरशाह सूरी ने किया था। किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिया था उस ऑप्शन के अनुसार शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है शहद। इसमें सीधा सा प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि आप शहद खाते हैं, शहद के विषय में जानते हैं, तो शहद का जो प्रमुख घटक है कौन है? गैलेक्टोस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुक्रोस, ऑप्शन सी माल्टोस, ऑप्शन डी फ्रक्टोस। इन 4 ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो हम लोग आंसर देखेंगे। आंसर डी, यस, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोस है। लैक्टोस, और ये तो क्लियर हो गया कि शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोस है, लेकिन और क्या क्या है कि लैक्टोस क्या है? हम लोग थोड़ा सा जो और टर्म्स आए थे उन टर्मोलॉजी को देख लें कि लैक्टोस प्राकृतिक शर्करा है, और यह एक तरीके का एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और गेहूं की रोटी में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला, अब दूध की बात हो रही है कि प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ऊतकों का निर्माण चूंकि प्रोटीन से होता है, और फ्रक्टोस को सबसे मीठी शर्करा माना जाता है। और यह फ्रक्टोस किस में पाया जाता है? यह शहद का प्रमुख घटक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? यह करेंट का क्वेश्चन, भूटान का वर्तमान राजा कौन है? इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं, जिग्मे उमेन वांगचुक, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जिग्मे सिंगे वांगचुक, जिग्मे दोरजी वांगचुक। 4 ऑप्शन, वेट, कमेंट करके आप लोग हमें बताएं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू। हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन बी, भूटान के राजा का नाम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, मोक्ष प्राप्ति कैवल्य। इसका क्या अर्थ है? पहले तो एक कथन दे दिया कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, मोक्ष प्राप्ति, धनते धर्म धर्मते ज्ञाना, ज्ञान हो ब्रह्मज्ञ समाना। मोक्ष प्राप्ति जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। तो कैवल्य का अर्थ क्या है? उद्देश्य तो ठीक है, लेकिन यह कैवल्य है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया है, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, दूसरों को शिक्षा देना, ऑप्शन बी, दूसरों का अनुसरण करना, ऑप्शन सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन डी, दूसरों की सेवा करना। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, तब तक हम लोग आंसर देख लें। आंसर सी, कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य का शुद्ध अर्थ है कि इच्छाओं पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरे की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना नहीं, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द, आज हम लोग विटामिन ए, विटामिन बी, तमाम तरीके की विटामिन के विषय में हम लोग जान रहे हैं, लेकिन विटामिन शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किसने किया? इसका जनक कौन है? ऑप्शन दिया है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस, कासिमिर फंक। आंसर हम लोग देख लें। मुझे लगता है कि विटामिन शब्द के जनक कासिमिर फंक हैं,
और विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह 2 प्रकार का होता है और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक जो जल में घुलनशील हैं, आसानी से घुल जाते हैं, दूसरा वसा में जो घुलनशील होते हैं वो। तो जल में घुलनशील जो है वो बी और सी हैं और जो वसा में घुलनशील हैं वो ए, डी, ई और के। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था एक ऑप्शन में जो दिया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज का आविष्कार किया था, कि किस चीज के लिए उनको हम जानते हैं? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति दीन इलाही जो उन्होंने चलाया था, सुलह कुल नीति। इसके बाद धार्मिक नीति में उन्होंने सर्वधर्म समभाव की जो बात अकबर ने की मजहर के बाद, तो इस धार्मिक नीति के आलोचक कौन थे? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं। अकबर को, चूंकि मध्यकाल में अकबर को आप लोग भी मन से पढ़े होंगे, तो इसमें से अकबर के धार्मिक नीति की आलोचक कौन रहे हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी अकबर के धार्मिक नीति के आलोचक रहे बदायूनी। अबुल फजल का क्या योगदान रहा? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की और दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल थे। बीरबल प्रथम हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की और बदायूनी का जो योगदान था वो योगदान ये था कि इन्होंने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यदि आप लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़े होंगे तो विरूपाक्ष शब्द से आप परिचित होंगे, विरूपाक्ष मंदिर से परिचित होंगे। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सॉरी, ऑप्शन से पहले मैंने आपको आंसर बता दिया, मुझे चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आपको देखेंगे। ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी भद्राचलम, ऑप्शन सी श्रीकालहस्ती, ऑप्शन डी तिरुपति। तो जैसा कि हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की बात कर रहे थे, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब दक्षिण भारत से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, धीरे धीरे हम लोग उत्तर पूर्व मध्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्व मध्यकाल में क्या है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस राजा ने करवाया था? अब चोल झील है तो जाहिर सी बात है कि ये दक्षिण भारत के चोल राजाओं से संबंधित है, तो इसमें जो भी होगा वो चोल राजा ही होगा। तो ऑप्शन दिया है अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आप लोग हमें तुरंत बताएं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। और राजेंद्र प्रथम की अन्य उपलब्धियां जो थी वो ये थी कि लंका के अभियान को पूर्ण कर लंका के राजा महेंद्र को बंदी बना करके ये लाया, पांड्य व केरल राज्यों में अपने प्रतिनिधि भेजा और गंगा के मैदानी क्षेत्र के राजाओं को हराने के बाद इसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है। देखिए एक चीज समझिए कि स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान का जो ध्येय है, जो मुख्य चीज है, उसको पहले ही क्लियर कर दिया गया। इसमें क्या है, स्वच्छ भारत अभियान की मुख्य बातें क्या है कि आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण किया जाएगा। यह स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आता है। अब ये तो क्लियर हो गया, स्वच्छ भारत अभियान क्लियर हो गया, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014। 2014 ये सन वही है, 2014 ही है। इसका मतलब कि तब से लेकर के अब तक बीजेपी सरकार। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जब यह घोषणा की गई, तो यह घोषणा कब की गई? यह घोषणा मैं आपको हिंट देता हूं, यह बापू से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित। एक मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। तो अब आपको याद होगा कि इसमें 2 अक्टूबर बापू का जो जन्मदिन था और बापू के जन्मदिन को स्वच्छता मिशन के नाम से, स्वच्छ भारत के नाम से
जानने के लिए और भारत को स्वच्छ करने के लिए, चूंकि बापू का भी लगाव था स्वच्छता के प्रति, तो इसलिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई। इसका शुभारंभ शुरू हुआ और इस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आम सफाई के साथ साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण करने की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अब देखिए, अब कंटेम्पररी मुद्दे आ रहे हैं। अब जो हमारे विषय वस्तु की गहराई है वो क्या है, कंटेम्पररी मुद्दे हैं और उसके केंद्र में कौन है, तो सरकारें। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि जीरो इफेक्ट व जीरो डिफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का क्या तात्पर्य क्या है और यह किससे जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। 4 पॉइंट दिया गया है कि डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न चाहता है कि आप इन चारों योजनाओं के विषय में जानें, इसलिए यहाँ पे जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट जैसे महत्वपूर्ण टर्म का यूज किया है और 4 योजनाएं आपके सामने हैं। इसका आंसर आप लोग हमें बताएं कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया मिशन, ऑप्शन बी मेक इन इंडिया मिशन, ऑप्शन सी स्किल इंडिया मिशन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका आंसर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ है और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में, जुलाई 2015 से शुरू हुई। देखिए चारों अलग अलग है, इसको समझने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया मिशन अलग है, मेक इन इंडिया मिशन अलग है, स्किल इंडिया मिशन अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना अलग है। तो अब जब ये चीज क्लियर है तो जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, मेक इन इंडिया से। और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई, 15 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत हुई और इसका जो प्रचार वाक्य है कौशल भारत और कुशल भारत, इसका प्रचार वाक्य है। इस प्रकार हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखें। इसमें एक चीज ये थी कि हम लोग जो 2015 के करेंट के क्वेश्चन थे हमने उनको छोड़ा, क्योंकि 2015 के करेंट के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आज के समय में अप्रासंगिक हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर हमारे लिए, ये प्रश्न पत्र की व्याख्या हम देखना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था कि हमें पता चला कि किस तरीके से क्वेश्चन की प्रकृति है, हमारा सिलेबस कैसा है, और हमने ये भी जाना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं और कितनी गहराई तक हमें पढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़ना है ये ज़्यादा जानना जरूरी है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट में। अगला पार्ट कौन सा होगा, ग्रामीण समाज से रिलेटेड अगला पार्ट होगा, उस पर हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत